हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज है हमारा वर्क डन का लेक्चर नंबर 3। गाइस हमने पिछले लेक्चर में बात कर रखा है कि नेचर ऑफ वर्क डन के बारे में, कि पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन वगैरह वगैरह के मैंने बात कर रखा था। जीरो वर्क डन का बात कर रखा था कि आखिर नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, जीरो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है ना। मैंने ये सब बातें कर लिया था कि जब एक्यूट एंगल होता है तो क्या होता है, तो पॉजिटिव वर्क डन होता है। जब ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो नेगेटिव वर्क डन होता है। और जब थीटा जब क्या हो 90 डिग्री हो तो जीरो वर्क डन होता है। ये सब बातें हो रखी थी। आज हम उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, उसी क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करेंगे। तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो शायद दिख रहा होगा, और नहीं तो अभी दिखेगा आसान तरीके से। अभी मैं इस लाइट को जब ऑफ करूंगा तो आपको और भी सही तरीके से दिखेगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चंस। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन के ऊपर है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन vertically upward with a speed of 5 meter per second. The work done by the force of gravity during the time the particle goes up is option A है minus 1.25 जूल, ऑप्शन बी है 1.25 जूल, ऑप्शन सी है 0.5 जूल एंड ऑप्शन डी है माइनस 0.5 जूल। और इक्वेशन जो है वो बच्चों AIEEE 2006 में पूछा हुआ है। मैं क्वेश्चन फिर से एक बार रीड कर दूं। A particle of mass 100 gram is thrown vertically upward with a speed of 5 meter per second. The work done by the force of gravity during the time the particle goes up is what? तो चलिए इस क्वेश्चंस को जल्दी से अब हम सोल्व करते हैं। गाइस तो इस क्वेश्चंस में क्या है कि एक पार्टिकल जो है, मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है। एक पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ मोशन कर रही, ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से जा रही, और u जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, तो 5 मीटर पर सेकेंड। जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रही होगी तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स है ना, कौन सा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम mg फोर्स बोलते हैं। नीचे की तरफ लग रहा होगा, वो कितना लग रहा होगा, तो mg। तो अब देखिए कि पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर को है, तो ऊपर की तरफ, और फोर्स वेक्टर नीचे की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। और पता है ना कि जब थीटा कितना होता है, जब थीटा 180 डिग्री होता है तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा -1 होता है। और कॉस थीटा -1 होता है तो वर्क डन भी क्या होता है, निगेटिव होता है। वर्क डन क्या होता है, निगेटिव। तो जाहिर सी बात है कि जब वर्क डन निगेटिव होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो वर्क डन होना चाहिए वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, निगेटिव फॉर्म में। तो यहाँ पर दो ऑप्शन जो है 0.5 जूल और 1.25 जूल जो पॉजिटिव है, वो ऑप्शन तो ऐसे ही नेगलेक्ट हो गया क्योंकि दोनों तो पॉजिटिव है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी। यानी कि होगा तो कौन सा होगा, तो निगेटिव वाला, यानी कि 1.25 का और 0.2 और 0.5 जूल का, है ना। तो यानी कि ऑप्शन ए और डी में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्लियर? अच्छा, तो जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रही तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, mg फोर्स। अब mg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि वर्क डन बराबर क्या लिखना है, तो यहाँ पर तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि वर्क डन बराबर क्या होता है, तो F(s) cos थीटा। F कितना है, S कितना है, cos थीटा कितना है। इस पार्टिकल का S क्या हो सकता है, तो बच्चों आपने पढ़ा होगा जब मोशन अंडर ग्रेविटी में कि जब किसी पार्टिकल को किसी u वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो अधिकतम ऊंचाई यानी कि मैक्सिमम हाइट तक जाती है। और मैक्सिमम हाइट तक कितना जाएगी, कितना मैक्सिमम हाइट जाएगी, तो वो होता है u²/2g। तो u² कितना, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और g 2g, तो 2 × g कितना, तो 10 ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 25/20, और 25/20 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1.25 हो जाएगा बच्चों, 1.25 मीटर। क्लियर? अच्छा, पार्टिकल मैक्सिमम हाइट 1.25 मीटर पर ही जाके क्यों रुक जाएगा,
कुछ इसके पीछे का रीजन लॉजिक कुछ पता है कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कब अटेंड करती है? तो होता है क्या ना, आप प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे कि अगर किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ आप थ्रो करते हैं तो होता है क्या कि पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रही वेलोसिटी तो आपने ऊपर की तरफ दे दिया, वेलोसिटी यू वेग से ऊपर की तरफ आपने प्रोजेक्ट कर दिया। लेकिन होता क्या कि पार्टिकल पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा, कौन सा? mg फोर्स, यानी कि इसके ऊपर g जो है वो नीचे की तरफ लग रही है। पार्टिकल यहाँ पर आया, g और ज्यादा लगने लगा। एक कंडीशन ऐसा आता है कि जब ये पार्टिकल का अपनी अधिकतम ऊंचाई पर, अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तो इस पर g का वैल्यू क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। इस कंडीशन में u का वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है, और u का वैल्यू 0 और g मैक्सिमम। अब जो है वो पार्टिकल इतना g ज्यादा हो गया, g इतना मैक्सिमम हो गया कि अब पार्टिकल जो ऊपर नहीं जा सकता। अब g अपनी पूरी ताकत उसे नीचे खींचने में लगा दिया। अब ये ऊपर नहीं जा रहा, पूरी ताकत से g जो है उसको नीचे खींच रहा है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी g, गुरुत्वीय, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, स्मॉल g, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी हाँ, जिसकी वैल्यू होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी हाँ, जिसकी वैल्यू होती है 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जी जो है वो क्या कर रहा है? अपनी मैक्सिमम ताकत इसके ऊपर लगा देता है और पार्टिकल को ऊपर जाने से क्या करता है? रोकता है। और इसके बाद जो है वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट नहीं जा, इससे ज्यादा वो ऊंचाई नहीं जा पाती। और इसके बाद जो है धीरे धीरे अभी क्या होती है, वो नीचे आना शुरू कर देती है। तो यहीं पर जो मैक्सिमम हाइट कितना आया? 1.25 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट तो हमें मिल गया। अब क्या हमें चाहिए? एफ चाहिए। एफ, तो एफ कितना है? तो एफ किसके बराबर है? mg के बराबर। तो m कितना है? तो इस पार्टिकल का मास दिया हुआ है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को हम केजी में चेंज करेंगे तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 1000 केजी। तो यहाँ से लिख दिए f बराबर कितना? तो 100 अपॉन 1000 इंटू g कितना है? 10। तो 10 से 10 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो ऐसे ही कट गया। तो F बराबर तो 1 न्यूटन आ गया, फोर्स बराबर तो 1 न्यूटन आ गया। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए W की जगह, W बराबर वर्क डन बराबर क्या लिखेंगे? तो फोर्स की जगह 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की जगह 1.25 इंटू कॉस कितना? तो कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 यानी कि 180, और 180 डिग्री कॉस कितना होता है? तो -1 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा -1.25 जूल, -1.25 जूल आंसर। यानी कि कौन सा? ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। यानी कि ऑप्शन ए -1.25 जूल क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर? क्लियर? इक्वेशंस क्लियर? बात समझ में आई? बहुत ही इजी क्वेश्चंस था, बहुत ही इजी क्वेश्चंस था वर्क डन का। क्लियर बच्चों? आइए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस है, a body moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of a force 5 newton. If the work done is 25 joule, the angle which the force makes with the direction of motion of body is what? और इक्वेशन जो है वो NCERT 1980 और जिपमर 1999 और CBSE PMT 1999, BHU 2000 और RPMT 2000, उड़ीसा JEE 2002 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में है बच्चों 0 डिग्री, ऑप्शन बी में है 30 डिग्री, ऑप्शन सी में है 60 डिग्री, ऑप्शन डी जो है वो 90 डिग्री। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करें और हमें कमेंट में करके बताएं, वरना मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा बस 5 सेकंड में। गाइस देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? तो वर्क डन दिया हुआ है कितना? 25 जूल। और क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। और क्या दिया हुआ है इसमें? तो फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन। बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग द स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स कितना? 5 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 25 जूल, द एंगल which the force make with the direction of motion of the body। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? तो वो देखिए, वर्क डन बराबर क्या लिखते हैं? तो वर्क डन बराबर लिखते हैं बच्चों Fs cos थीटा। वर्क डन कितना दिया हुआ है? 25 जूल। फोर्स कितना दिया हुआ है? तो 5 न्यूटन इंटू एस कितना दिया? डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू cos थीटा। cos थीटा, तो cos थीटा आपको निकालना है, तो cos थीटा को cos थीटा ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना आ जाएगा? तो यहाँ से आएगा 25 इक्वल टू 50 cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो यहाँ से लिखेंगे कि cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा?
25/50, तो यहाँ पे लिख दिए cos थीटा इक्वल टू 25/50, 25/50, तो यहाँ से आ गया 1/2, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos इनवर्स 1/2, और cos इनवर्स 1/2, तो cos 1/2 कितना होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/2। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था और बहुत से एग्जाम में ये पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, छापे, इसके बाद फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, for a body moving in circular path, the work done by centripetal force, work done by centripetal force, ऑप्शन ए में है नेगेटिव, ऑप्शन बी में है पॉजिटिव, ऑप्शन सी में है कांस्टेंट और ऑप्शन डी में है 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बस चुटकी बजाएं और आंसर आपका हो जाना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए। क्या है कि फोर्स फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, द वर्क डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज, और ब्लैंक से ऑप्शन ए में है नेगेटिव, ऑप्शन बी है पॉजिटिव, ऑप्शन सी है कांस्टेंट और ऑप्शन डी है 0। बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर बताएं। चलिए हो गया, आपने आंसर तैयार कर लिया। चलिए देखिए बच्चों, अगर बात करें सर्कुलर फोर्स की, सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए कोई सर्कल है, इस पर कोई पार्टिकल जो है, ले लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, r डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल जो है, यहाँ से रेडियस हो गया r। अब इस पे कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लगेगा, FC सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है पता है सबको? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बच्चों, अगर v के फॉर्म में लिखे, v यानी कि लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखे, तो वो होता है mv²/r। क्लियर, और उसी को अगर हम ओमेगा के फॉर्म में लिखे, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखे, तो उसको हम लिखते हैं m²r। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रहा है, तो टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 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 सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो किधर को होता है, तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। बच्चों इसमें डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, तो इसमें हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट यानी कि बिल्कुल इंस्टेंट, मैंने जैसे ही बोला कि पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पहला सेकंड देखा, तो हमें मालूम पड़ा कि इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमेशा 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 के लिए अपने इस भेजे में हटा लीजिए कि इंस्टेंटेनियस जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और जब परपेंडिकुलर, खैर उसके बारे में हम अगर बाय द वे सर्कुलर मोशन अगर पढ़ाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में, इसमें और भी हम बात करेंगे तो जब सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तो। खैर अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। तो जब ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री तो cos थीटा क्या होता है, 0 होता है। और जब cos थीटा 0 तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट, यानी कि वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, बात समझ में आई? तो एक यहाँ पर आप पॉइंट जरूर लिखिएगा कि क्या बता रहा था मैंने, हाँ, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कब, सर्कुलर मोशन में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं जल्दी। चलिए देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन।
A person is holding a bucket by applying a force of 10 Newton. He moves a horizontal distance of 5 meter and then climb up a vertical distance of 10 meter. Find the work done by him. फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर दे. A person is holding a bucket by applying a force of 10 Newton. He moves a horizontal distance of 5 meter and then climbs up vertical distance of 10 meter. Find the work done by him. ऑप्शन ए में है 50 जूल, ऑप्शन बी है 150 जूल, ऑप्शन सी है 100 जूल और ऑप्शन डी है बच्चों 200 जूल. बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको ट्राई करें फिर हम सोल्व करें. जितना जल्दी आप लोग इसे ट्राई करिए. चलिए हो गया गाइस. चलिए देखिए अब तो क्या है कि अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. कोई एक बंदा है जो कि एक बकेट लिए हुए अपने हाथ में और उस बकेट को पकड़ने के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बंदा है, ये कोई जीवात्मा है, प्यारा सा क्यूट सा जीवात्मा. ये उसके हाथ, इसके हाथ से ऐसे लटकते हुआ बकेट, नहीं ऐसे कैसे लटकेगा बकेट, ये इसके हाथ से, और ये कोई बकेट है इस तरह से, और इस बकेट में भरा हुआ है कुछ पानी, और एक बकेट को पकड़ने वाला क्या बोलते हैं, हैंडल है. इस हैंडल को इस तरह से पकड़े हुए है. अब क्या है कि इस जीवात्मा जो है इस बकेट को पकड़े हुए, और बकेट को पकड़ने में जो फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का. और ये कहाँ चल रहा है, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल पहले चलता है, कितना चलता है वो 10 मीटर चलता है. इसके बाद फिर इस बकेट को मान लो कि ऐसे लेके पहाड़ी के ऊपर चल रहा है. मान लो कि कोई पहाड़ है, वहां पे जा रहा होगा पानी पर, है ना. जैसे यहाँ पर एक जगह है बराबर पहाड़ है, पहाड़ लेकिन नाम है बराबर. खैर कोई बात नहीं. तो अभी पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 मीटर वो चढ़ता होगा, कितना चढ़ता है 10 मीटर. तो अब कह रहा है कि वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन बाय हिम. तो इसके द्वारा इसके वर्क डन कितना हुआ, इस बंदे के द्वारा जो है वर्क डन कितना हुआ. तो बच्चों अगर बात करें तो सबसे पहले केस में, फर्स्ट केस में जब वो हॉरिजॉन्टल चल रहा होगा, कब, जब वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना 10 मीटर और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है कितना 10 न्यूटन. तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री. दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री. दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री. तो थीटा इक्वल टू 90. तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा 0. और जब कॉस थीटा 0 तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन फिर से हो जाएगा 0. तो जब वो हॉरिजॉन्टल चल रहा था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सॉरी कितना 5 मीटर है, कोई बात नहीं. तो जब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर चल रहा था तो वर्क डन क्या हो गया 0 हो गया. अब बात करते हैं कि जब वो ऊपर क्लाइंब अप वर्टिकली, तो जब वो वर्टिकल जब जा रहा है, यानी कि जब 10 मीटर ऊपर जा रहा है, तब ये कितना वर्क डन किया. तो अब देखिए ये बंदा को हम पॉइंट मास से डिनोट कर दिए. अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ऊपर की तरफ, और प्लस साथ में फोर्स वेक्टर भी ऊपर की तरफ. दोनों के बीच का थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, यानी कि कॉस थीटा कितना 0. और जब कॉस 0 तो कितना, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 + 1. क्लियर. देखिए यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है फोर्स 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एस ऊपर की तरफ कितना दिया हुआ है 10 मीटर. तो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा. एफ कितना 10 न्यूटन, एस कितना 10 मीटर, और कॉस कितना तो 1. तो हो जाएगा 10 × 10 तो 100 जूल. वर्क डन कितना हो गया बच्चों 100 जूल. यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, यानी कि 100 जूल. क्लियर. तो बहुत इजी क्वेश्चंस. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की. अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस. चलिए अब ये देखिए स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स अगेंस्ट अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज. क्या है कि व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स अगेंस्ट अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज व्हाट. ब्लैंक है. ऑप्शन ए है पॉजिटिव, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है नेगेटिव, ऑप्शन डी है कांस्टेंट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. जल्दी से इसको सोल्व करें और आप हमें कमेंट में जल्दी से आंसर बताएं, वरना मैं 5 सेकंड में इसे सोल्व करूंगा जल्दी से. बहुत इजी क्वेश्चन है. वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बतलाना है. तो चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं. क्या है कि एक रफ
हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या है? व्हेन द बॉडी स्लाइड अगेंस्ट द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये कोई सरफेस है, ये सरफेस मान लीजिए कि क्या है? रफ है। इसके ऊपर कोई बॉडी रख दी है, ये लीजिए, ये कोई बॉडी, इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा, अप्लाइड फोर्स भी हम कर देते हैं, अप्लाइड फोर्स F। कोई दिक्कत? व्हेन द बॉडी स्लाइड्स अगेंस्ट द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हाँ ठीक है। अब जो है इस बॉडी के ऊपर और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या बतला सकते हैं? बिल्कुल, इस बॉडी के ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, कौन? mg फोर्स, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ऊपर की तरफ एक लग रहा होगा सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर, कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। अब बात आती है फ्रिक्शन फोर्स की। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है बच्चों? तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है वो हमेशा मोशन के अपोजिट। तो अप्लाइड फोर्स इस तरफ है, तो मान लें कि बॉडी मोशन भी इस तरफ कर रही होगी, तो इसकी फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगी? इस तरफ, यानी कि इसके पीछे की तरफ हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर आप इसे पॉइंट मास से करें, पॉइंट मास, तो इस तरफ हो गया अप्लाइड फोर्स, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, और इस तरफ हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखें तो डिस्प्लेसमेंट, किस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो जब थीटा क्या हो? 180 डिग्री हो, तो कॉस थीटा क्या होगा? -1 होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। और जब कॉस थीटा नेगेटिव, तो वर्क डन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो क्या है? नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी कि when the body slides against a rough horizontal surface, the work done by friction is negative. क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चंस था, बहुत इजी क्वेश्चंस था, ट्रिकी क्वेश्चंस था, बहुत ही अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस था। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि when a gas filled in a cylinder fitted with a movable piston is allowed to expand, the work done by gas is positive, true or false। बहुत इजी क्वेश्चन, और सिर्फ दो ही ऑप्शन है कि ये ट्रू, ये दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फिर से एक बार क्वेश्चन क्या है कि when a gas filled in a cylinder fitted with a movable piston is allowed to expand, the work done by gas is positive। ए में है ट्रू और बी है फॉल्स। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करके बताइए, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए ट्रू और फॉल्स। गाइस जाइए, अब मैं इसको सोल्व कर, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ऐसे कंटेनर है, क्लियर? इस कंटेनर में मैंने गैस भर दिया, ठीक है, और अब क्या है कि इसमें एक पिस्टन फिट कर देते हैं। ये लीजिए, गैस पूरा भरा हुआ है, ये लीजिए, इसमें एक पिस्टन फिट है। क्या है? पिस्टन। ये लीजिए, ये हो गया पिस्टन। अब क्या होगा बच्चों? ये हो गया गैस के मॉलिक्यूल्स। अब एक गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे ही इस पिस्टन के ऊपर क्या होगा? नीचे से एक फोर्स लगाएगा। इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ इसको, ये लीजिए। अब ये क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो इस पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। तो पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा, ऊपर की तरफ स्लाइड किया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहाँ होगा? ऊपर की तरफ, यानी कि तो देखिए कि फोर्स वेक्टर भी ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ऊपर की तरफ। अरे भाई, गैस तो जब कंटेनर में बंद है तो गैस तो वो एक्सपेंड करेगा ना, गैस फैलना चाहेगी ना, गैस फैलना चाहेगी तो कहीं ना कहीं वो फोर्स लगाएगा। किसके ऊपर? तो पिस्टन के ऊपर। और जब पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएगा तो पिस्टन क्या करेगा? ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। ऊपर की तरफ स्लाइड क्यों करेगा? तो क्योंकि फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा है? तो ऊपर की तरफ ही लग रहा है। ऐसे तो गैस का मॉलिक्यूल हर तरफ लग रहा है, गैस का मॉलिक्यूल जो वो हर तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो हर तरफ एक्सपेंड नहीं कर सकता है या फिर हर तरफ वो नहीं फैल सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब जो पार्ट जो है वो सील है,
इसमें मूवमेंट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि मूवेबल पिस्टन है। पिस्टन जो है वो मूवेबल है, यानी कि वो मूव कर सकता है। तो इस वजह से जब पिस्टन के ऊपर जब गैस द्वारा फोर्स लगा तो पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। गैस चाहा कि हम इस पिस्टन को हटा के इस डिब्बे से बाहर निकल जाएं। जीन किसी एक डब्बा में, समझो कि एक डब्बा है, उसके अंदर जींद बंद है। अब जींद चाह रहा है कि हम इस डब्बे से, इस बोतल से निकल के बाहर आ जाए। एक बोतल है, उसके अंदर भूत बंद है, भूत चाह रहा है कि हम इस बोतल से निकल कर बाहर आ जाएं। तो वो भूत जो है वो क्या कर रहा है, तो उस बोतल के ढक्कन के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ताकि ढक्कन ऊपर की तरफ जाके, यानी कि ढक्कन जो है वो आसानी से खुल जाए। तो सेम कंडीशन यहाँ कि ये जो गैस जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा, यानी कि फोर्स डायरेक्ट वेक्टर भी ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ। तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, +1, और जब कॉस थीटा +1 तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में? देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने से फायदा क्या है कि आपका थ्योरेटिकल भी रिपीट हो जा रहा है और साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी, आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। तो न्यूमेरिकल्स यही फायदा बच्चों, न्यूमेरिकल्स वही लोग कर सकते हैं, वही लोग सोल्व कर सकते हैं जिनका थ्योरी अच्छा हो। और अगर आपको थ्योरी सही करना है तो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना ही होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करने से कहीं ना कहीं थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपके अंदर बिल्डअप होता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है तो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ब्लैंक्स। ऑप्शन ए है पॉजिटिव, ऑप्शन बी है नेगेटिव, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है इनफाइनाइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ब्लैंक्स। ऑप्शन ए है पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इनफाइनाइट। बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से लगाए। देखिए बच्चों, अगर बात करें कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये लीजिए, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब एक फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल, ये लीजिए फ्री फॉल, किसके कारण, तो ग्रेविटी के कारण नीचे mg फोर्स, इस पे फोर्स लग रहा है ना, कौन सा फोर्स, mg फोर्स, और mg फोर्स की वजह से सीधे नीचे की तरफ गिरेगा, फ्री फॉल गिरेगा। और जब ये फ्री फॉल मोशन करेगा तो यानी कि फोर्स कहाँ, तो नीचे के तरफ, कौन सा, तो mg। गिर रहा है कहाँ, नीचे के तरफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहाँ, नीचे के तरफ, यानी कि फोर्स वेक्टर भी नीचे के तरफ और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी नीचे के तरफ। थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, और जब थीटा 0 डिग्री तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा +1, और जब कॉस थीटा +1 तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी देन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। गाइस ये है नेक्स्ट क्वेश्चंस कि अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्लाइड्स डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन of inclination 60 degree starting from top. If the coefficient of kinetic friction is 0.5 and length of the plane is 1 meter, then work done against friction is what? ये जो क्वेश्चन है वो AFMC 2000 और KCET 2001 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में है 9.82 जूल, ऑप्शन बी है 4.94 जूल, ऑप्शन सी है 2.45 जूल, ऑप्शन सी यहाँ पर भी होगा, ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑप्शन डी है 1.96 जूल, यहाँ पर ऑप्शन डी है बच्चों, ये ऑप्शन डी है। ठीक है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं कि अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्लाइड्स
down on a rough inclined planes of inclination 60 degree starting from a top if the coefficient of kinetic friction is 0.5 and length of the plane is 1 meter, then work done against the friction is what? जल्दी से क्वेश्चंस को ट्राई करें वरना फिर मैं इसे सॉल्व करता हूँ। गाइस देखिए क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, तो सबसे पहले हम एक इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं। तो ए लीजिए, मैं एक काम करूँ यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा, ये लीजिए, ये बन गया एक इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा है, कितना का, 1 kg का, और कहाँ पे, टॉप पे रखा हुआ, एकदम यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पे हम रख देते हैं इसको। ये लीजिए ब्लॉक रखा है, कितने का, तो 1 kg का। ये इंक्लाइनेशन कितना दिया, तो यहाँ पर एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। अब ये ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगेगा सीधा नीचे की तरफ। जब आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि NLM, तो उसमें FBD तो बनाने के लिए आपने सीखा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर हम NLM अगर हम पढ़ाएंगे तो आपको उसमें सिखला देंगे। अभी आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को थोड़ी समझ लीजिए। तो क्या है कि इसके ऊपर एक सीधा नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, वो तो हमेशा लगती है। कौन सा फोर्स, mg फोर्स। इसके ऊपर जब इस सरफेस पर, तो सरफेस से परपेंडिकुलर सीधा ऐसे एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स। अब देखिए, अब यहाँ से क्या है कि अब ये नॉर्मल फोर्स, तो अब जो है यहाँ से एक सीधा नीचे की तरफ एक और फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए AMG, यहाँ पे एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन, कितना, तो ये वाला हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा mg cos थीटा, और इस तरफ हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। और mg cos थीटा, mg sin थीटा, इसकी और बात करेंगे जब NLM अगर हम पढ़ाएंगे तो इस तरफ हो गया mg sin थीटा, इस तरफ हो गया mg cos थीटा। इसको मैं थोड़ा सा और सही से बनाऊं तो मैं कुछ इस तरह से, देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये लीजिए, क्लियर नजर आ रही है सबको, सबको नजर आ रही है उसमें। चलिए देखिए, तो ये लीजिए इंक्लाइनेशन, ठीक है, और यहाँ पर ब्लॉक्स रखा हुआ है, ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, यहाँ ऐसे सीधे लगा, कौन सा, तो mg, ये एंगल थीटा है, यहाँ पर वो इस तरफ ऐसे सीधा आ जाएगा mg cos थीटा, और इधर को आ जाएगा mg sin थीटा आ जाएगा, और ऊपर की तरफ चला जाएगा नॉर्मल, ऊपर की तरफ चला जाएगा नॉर्मल, ठीक है ना, और इसके पीछे की तरफ आ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, अब क्या कह रहा है, अच्छा म्यू दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना दिया हुआ है, 0.5। अब इसमें क्या कर रहा है कि वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स आपको इसमें निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकाल दीजिए। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो पता है कि सबको, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन। तो म्यू एन, एन बराबर कितना है इसमें, तो देखिए ऊपर की तरफ एन और एन, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, तो एन किसके बराबर में है, तो एन जो है बच्चों, इसको सीधा हम, हाँ अब ठीक है, नॉर्मल कुछ इस तरह से रहेगा एन। तो एन किसके बराबर है, तो mg cos थीटा क्या है, बराबर है, तो एन बराबर mg cos थीटा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, f बराबर, स्मॉल f बराबर, तो हो जाएगा म्यू mg cos थीटा, और म्यू mg, तो म्यू कितना है, तो 0.5 है, इंटू m कितना है, तो m 1 kg है, इंटू g 10 ले लेते हैं, और cos थीटा 1/2, कितना 1/2। तो इस पॉइंट को अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और फिर 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ये पॉइंट तो ऐसे ही हट गया। तो क्या नीचे में आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा बच्चों 5/, यहाँ पर आ जाएगा 5/2, 5/2, क्लियर, 5/2 क्या, न्यूटन, ठीक है, 5/2 न्यूटन। क्या आ गया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, कितना आ गया, तो 5/2 न्यूटन, क्लियर। अच्छा, इसकी लेंथ दी हुई है, कितना दी हुई है लेंथ इसकी, 1 मीटर लेंथ दिया हुआ है, यानी कि एस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए
ए ऑब्जेक्ट जो है जो स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पीछे की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो और cos 180 कितना होता है, तो -1 होता है। तो फोर्स की जगह हम कितना लिख लेंगे, तो फोर्स की जगह हम लिख लेंगे 5/2, डिस्प्लेसमेंट कितना लिख लेंगे 1 इंटू कॉस कितना, तो -1। क्लियर। तो यहां से आ जाएगा -5/2 और -5/2 कितना होता है, 2 दूना 4 हो जाएगा पॉइंट और फिर हो जाएगा 5, तो 2.5 जूल। 2.5 जूल यानी कि अप्रोक्सीमेट आंसर सी हो जाएगा 2.45 जूल, यानी कि अप्रोक्सीमेट आंसर सी। क्यों, अच्छा मैंने अप्रोक्सीमेट आंसर 2.45 जूल को क्यों चूज किया, तो हो सकता है उसने जी का वैल्यू 9.8 लेके क्वेश्चन सोल्व किया हो, जिसने क्वेश्चन सेट किया हो, क्वेश्चन सेटर ने जी का वैल्यू 9.8 लेकर सोल्व किया होगा। मैंने 10 रखा तो इसलिए मेरा 2.5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गाइस ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल, द वर्क वुड बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, एएफएमसी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है डबल, ऑप्शन बी है 4 टाइम्स, ऑप्शन सी है हाफ, ऑप्शन डी है 1/4 टाइम्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सोल्व करें। बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से सोल्व करें। चलिए तो ट्राई कर लिया आपने, चलिए अब हम ट्राई करते हैं। क्या है कि वर्क डन पहले से क्या था, तो वर्क डन पहले से था वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। अब क्या है, इसका फोर्स भी डबल कर दिया और डिस्प्लेसमेंट भी इसका क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो नया वाला वर्क डन यानी कि डब्ल्यू डैश क्या है, तो 2f वेक्टर एफ डॉट 2 वेक्टर एस है ना, यानी कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर कि पहले से वर्क डन कितना था, एफ एस था। अब वर्क डन डैश कितना हो गया, डब्ल्यू डैश कितना हो गया, तो क्या हो गया कि फोर्स भी डबल कर दिया और डिस्प्लेसमेंट भी क्या कर दिया, डबल कर दिया। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या कर दिया, डबल। तो दोनों के हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। यानी कि 2f और इंटू 2s। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा 4fs और 4fs और fs बराबर कितना है, w है। यानी कि w किसके बराबर है, fs बराबर, और fs बराबर क्या है, w है। तो अगर हम इस fs के जगह w लिख दे तो कितना हो जाएगा 4w, यानी कि w डैश बराबर क्या हो जाएगा 4w। यानी कि अब जो नया वाला वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, तो पहले वाले वर्क डन का 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस था, बहुत अच्छा क्वेश्चंस था। तो गाइज बस आज के लिए बस यही इतना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अच्छा ये वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, ये होता क्या है, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स। आप इसे क्या समझते हैं, कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स से, इसका मतलब क्या होता है, तो आप हमें कमेंट में लिख के बताएंगे। जिनको जो भी जानकारी हो कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स के बारे में, वो आप हमें कमेंट में करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यार उसी से हमें एनर्जी मिलती है। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। उससे हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ता है और फिर हमें वीडियो बनाने में अच्छा भी लगता है, वीडियो बनाने में मन भी लगता है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।